everyone, welcome to Entire Science. Now let's continue our chapter Unit Measurement and Error Analysis. In this video we will talk about how we can measure length, time and masses by various methods. Now first we will talk about measurement of length or distance. Why we are saying this it is a distance? Because when we measure length as a higher terms, that's why we use a term that is a distance. अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर कैसे लेंथ को किया जा सकता है. पहला डायरेक्ट मेथड इन विच वी यूज टू इंस्ट्रूमेंट दैट आर वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, एंड द इनडायरेक्ट मेथड वी यूज इको मेथड एंड रेडार मेथड. दे बोथ आर यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंसेस, सो वी कैन कैरेक्टराइज देम एज डिस्टेंस and we can characterize them as a small length. Now first, what is vernier calipers? Vernier caliper is a device by which we measure small object length and its functions. Like if I want to measure a coin diameter or something that is too small. अब यहां पे अगर मैं एक कॉइन ले लूं तो मुझे कॉइन के लेंथ को मेजर करना है. अब इतने प्रिसाइज चीजों को नापने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं. इसके कुछ पार्ट्स हैं. फर्स्ट, आउट जॉज, इनसाइड जॉज, स्ट्रिप, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. हाउ इट फंक्शन, ये फंक्शन कैसे करते हैं. अब जब ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो ये वर्नियर स्केल है ये मूव हो सकती है, मींस इसको हम लोग इसके ऊपर रोल कर सकते हैं और इसके वजह से ये जॉज दोनों एक दूसरे से दूर और पास आ सकते हैं. अब जब भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इस दोनों जॉज के बीच में रखते हैं तो हमें इस स्केल के ऊपर एक रीडिंग मिलती है, एंड दैट रीडिंग इज अवर मेजरमेंट रीडिंग, और जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सारे पार्ट्स का यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है. आउटसाइड जॉज, ये लेंथ ऑफ रॉड डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. इनसाइड जॉज जो होती हैं जिनको हम लोग इंटरनल डायमीटर और हॉलो सिलेंडर और पाइप को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. अब दोनों जॉज का कॉम्बिनेशन जब कंबाइन होता है तो बीच में ऑब्जेक्ट स्टे रहता है एंड उसकी वजह से हमें यहाँ पे रीडिंग मिलती है. ये स्ट्रिप क्या होती है. स्ट्रिप टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बॉटल. अगर मैं इस स्ट्रिप को यूज करके किसी भी बॉटल या ऐसी चीज का जिसका डेप्थ मुझे मेजर करना है, लाइक बीकर और बॉटल, वी कैन यूज द स्ट्रिप. मेन स्केल क्या करता है यहाँ पे, टू मेजर द लेंथ करेक्ट अप टू 1 मीटर. अब मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 मिलीमीटर तक के अप्रोक्सीमेशन, मतलब मेन स्केल हमें कितनी रीडिंग तक दे सकता है, दैट इज 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल हमें देता है 0.1 मिलीमीटर लेंथ. अब वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग एक और टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीस्ट काउंट. अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है. लीस्ट काउंट का मतलब होता है जब भी हम लोग वर्नियर स्केल को इसके ऊपर मूव करते हैं, मेन स्केल के ऊपर जब भी वर्नियर स्केल को मूव किया जाता है तो वहां पे रीडिंग्स के बीच में कॉन्साइड्स प्रॉब्लम होती है, और वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट का जो डिराइव करने का फॉर्मूला है दैट इज वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल दैट इज x एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर. तो अगर मैं वैल्यू एक मेन स्केल की और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर पे है उसको डिवाइड कर दूं तो मुझे लीस्ट काउंट पता चल जाएगा. तो लीस्ट काउंट अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल x मान लेता हूं और एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ दैट इज वर्नियर डिवीजन्स है, तो ये वैल्यू अगर मैं 1 मीटर को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी 0.1 मिलीमीटर, एंड सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से हम लोग ये गेट करते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज स्क्रू गॉज. सिमिलरली जैसे वर्नियर कैलिपर होता है ये उसी तरीके से यूज किया जाता है, बट इसका प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज लेंथ तक को यूज करता है मेजर के लिए. जैसे अगर मुझे बहुत छोटी किसी चीज को मेजर करना है तो वहां पे हम लोग स्क्रू गॉज यूज करते हैं. अब वो छोटी चीज कितनी हो सकती है, दैट इज अगर मुझे पेज का थिकनेस को भी मेजर करना है तो मैं स्क्रू गॉज से कर सकता हूं, वो इतना प्रिसाइज होता है. अब ये भी कुछ सिमिलर पार्ट्स के थ्रू, जैसे वर्नियर स्केल में यहाँ भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं. अब ये कैसे काम करता है, ये होती है इसकी सर्कुलर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल. ये जो सर्कुलर स्केल होती है रोटेट हो सकती है. जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करती है, और
जब ये आगे की तरफ, ये स्क्रू आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, इस स्क्रू को हम लोग जब रोटेट करते हैं अपने रैचेट को, तो ये होता क्या है कि सर्टेन टर्म तक ये पहुंचता है और यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट की थिकनेस यहाँ पे गेट होती है तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में हमें क्या मिलती है, रीडिंग, एंड उस रीडिंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने लेंथ के लिए। अब इनके पार्ट्स की कुछ फंक्शनिंग है, जैसे यहाँ पे रैचेट, रैचेट का काम क्या होता है, ये कि एक टाइप का एडवांस स्क्रू होता है जो कि मूव कर सकता है। जब हम लोग रैचेट को मूव करते हैं तो सर्टेन पॉइंट तक होता है क्या कि ये स्क्रू जो यहाँ पे मूव हो रहा है वो हमारे ऑब्जेक्ट को होल्ड ऑन करने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो पार्ट का है दैट इज स्लीव, इट इज मार्क मेन स्केल एंड द बेस लाइन। अब ये जो मार्क हमारे पास मेन स्केल पे ऊपर है दैट इज दिस, इसी को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, जो हमारे सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। थिम्बल, मार्क ऑन सर्कुलर स्केल, तो इसको जो ये मार्क है हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर, उसको थिम्बल बोलते हैं। मेन स्केल जो करेक्ट रीडिंग अप टू में 1 मिलीमीटर तक दे सकता है, और सर्कुलर स्केल जो हमें 0.01 मिलीमीटर तक की करेक्ट रीडिंग को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहां पे लीस्ट काउंट अगर मैं बात करता हूं वर्नियर स्क्रू गॉज के लिए तो वो कितना आता है, दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब ये पिच क्या होता है, अब जरा डायग्राम में ध्यान से देखना, ये जो रोटेशन होता है तो एक रोटेशन जो कंप्लीट होती है उसको हम लोग एक का स्क्रू गॉज का पिच बोलते हैं। तो पिच की डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज पिच। तो एक जो डिस्टेंस कवर अप होता है, रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है स्क्रू, उसको हम लोग उसका पिच कहते हैं। एंड पिच को डिफाइन करने का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस मूव बाय द थिम्बल इन ऑन मेन स्केल एंड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द थिम्बल। तो नंबर ऑफ रोटेशन हम लोगों ने कितनी बार किया है और डिस्टेंस जितना मूव है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पिच पता चल जाएगा, और ये पिच हम लोग को लीस्ट काउंट निकालने के लिए हेल्प करता है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी पिच अपॉन नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट अगर मैं बात करता हूं पिच की ऑफ अ माइक्रोमीटर दैट इज टोटल टू द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, तो लीस्ट काउंट अगर मैं 1/100 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर, जो कि हमारे वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो वो 0.001 सेंटीमीटर तक के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन वर्नियर स्केल एंड अ स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज ज्यादा प्रिसाइज लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जनरली लार्जर डिस्टेंस के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट इज इको मेथड। व्हाट इज इको? द रिसेप्शन ऑफ वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूं तो जब भी कोई वेव या साउंड किसी भी चीज से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है उसको इको बोला जाता है। अब ये मेजरमेंट के लिए कैसे यूजफुल है, अगर मैं किसी भी सोर्स के थ्रू एक वेव को क्रिएट करके भेजता हूं और वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज नोन एज इको मेथड। फॉर्मूला कैसे इसको डिराइव, इसको यूजफुल कैसे है ये, लेट टी बी द टाइम आफ्टर इको इज ऑब्जर्व। अब कुछ वेव को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, दैट विल बी टी आफ्टर द ऑब्जर्विंग, मतलब जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो उसका जो टाइम होगा दैट विल बी टी डैश। तो अगर मैं उसको पुटअप कर देता हूं एक फॉर्मूले में, दैट विल बी सी टी इक्वल टू 2x। अब यहां पे सी टी क्या है, सी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। अब वेव जरूरी नहीं है साउंड हो, लाइट भी यूज किया जा सकता है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको जब मैं पुट करूंगा फॉर्मूले में तो ये बन जाएगा सी टी इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा दैट विल बी सी एक्स इक्वल टू सी टी अपॉन 2। और ये x क्या है यहाँ पे, दैट इज द डिस्टेंस वी आर मेजरिंग। जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे x से डिनोट किया। तो जनरली ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बाय इको मेथड। नाउ नेक्स्ट इज रेडार मेथड। अब रेडार मेथड भी कुछ सिमिलर होता है हमारे पास इको मेथड जैसा, बट ये एक एडवांस फॉर्म है इको मेथड का। इसमें हम लोग रेडियो सिग्नल को एक ट्रांसमीटर के थ्रू स्टेशन से सेंड करते हैं टू द रिसीवर, जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन में है। अब वो एरोप्लेन से जब सिग्नल रिसीव होता है और वो ट्रांसमिट बैक होके आता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फिनोमिना कैसे काम करता है, मान लेते हैं यहां से जो वेव ट्रांसमिट की गई है उसको कुछ टाइम यहाँ पे टी लगा, और वापस आने में इस वेव को जो टाइम लगा टी डैश। अब इससे हम लोग जो टाइम के डिफरेंस से फिनोमिना एक गेट कर सकते हैं कि वो कितनी देरी में आ रहा है और जा रहा है, और उसको फॉर्मूले के थ्रू गेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है। इट विल बिकम डी इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, टी यहाँ पे टाइम है, और डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि
ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसकी वजह से हमारे सारे एडवांस जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स एंड जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लेजर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस। अब इस मेथड से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं मून और अर्थ के बीच तक की, तो इससे ये आइडिया मिल सकता है कि कितने लार्जर डिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक लाइट बीम या लेजर बीम हम लोग सेंड करते हैं स्पेस में अर्थ से, और वो जब मून पे पहुंच के रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज d इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2। अब हम लोग ने पिछले जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे गेट किए, जैसे यहाँ पे लेजर मेथड में d इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2 हो रहा था, और पिछले फॉर्मूले में d इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2, और फर्स्ट फॉर्मूले में x इक्वल टू सी टी अपॉन 2, सारी जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज एक वेव को भेजा जाता है और टाइम से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमें डिस्टेंस पता चल जाता है उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का। नाउ आफ्टर दैट एक और मेथड जिसमें हम लोग सोनार मेथड जिसको बोलते हैं, दैट इज यूज फॉर शिप्स एंड सीज। अब वाटर के अंदर मुझे जब किसी ऑब्जेक्ट को गेट करना होता है कि वो कितनी दूरी पे है हमसे, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सोनार मेथड। ये एक फॉर्म ऑफ मेथड है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा, इसमें भी एक अल्ट्रासोनिक वेव, जैसे वहां पे हम लोग लाइट वेव या अदर रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को जब भेजते हैं और वो सी में जाती है और वो ट्रांसमिट बैक होके वापस आता है। तो डायग्राम में यहाँ पे देखो, ट्रांसमीटर से वेव जैसे रडार सिस्टम में जा रहा था, वो ट्रांसमीटर से जाता है और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से हिट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस रिसीवर तक आता है, और जो डिस्टेंस हमें पता चलती है वो इस फॉर्मूले से चलती है, दैट इज d इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले से हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो ऑब्स्टेकल कितना नीचे है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करने का एक रीजन है, बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव्स स्ट्रेटली मूव करती हैं और अनडिविटेड होती हैं और मीडियम में एब्जॉर्ब भी नहीं होती हैं, बिकॉज वाटर हैव डेंसर मीडियम ड्यू टू विच other waves that like sound and etc will be absorbed. That's why we are using ultrasonic waves here. Now we have some size of object or distance like smaller to big. First is size of proton, that is in the terms of length 10 to the power 15 meter, atomic nucleus that is 10 to the power 14, size of hydrogen atom that is 10 to the power 10, length of a typical virus that is 10 to the power minus 8, wavelength of light that is 10 to the power minus 7, size of a red corpuscle that is 10 to the power minus 5, thickness of a paper is 10 to the power minus 4, height of a Mount Everest above the sea level is 10 to the power 4, and radius of the earth is 10 to the power 7, distance from the moon the earth that is 10 to the power 8, distance of the sun from the earth that is 10 to the power 11. See, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को, जैसे मून से फिर हम लोग सन की बात कर रहे हैं, अब सन से अगर मैं प्लूटो की लास्ट प्लेनेट की बात करूंगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, और उससे अगर आगे जाएंगे साइज ऑफ आवर गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे, उसका साइज है 10 टू द पावर 21 मीटर, और अगर मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करता हूं तो वो है 10 टू द पावर 22 मीटर। अब ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट में लेंथ का वेरिएशन कितना होता है। एक छोटे से प्रोटॉन से एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक के वेरिएशन से हमें ये पता चलता है कि लेंथ कितना वेरी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इससे भी बड़ी यूनिट्स के लिए, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तब यूज होती है जब मुझे लार्जर डिस्टेंस लाइक एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की निकालनी है, तो वहां पे हम लोग एक यूनिट को फिक्स कर देते हैं, दैट इज जैसे कि हम लोग 1 kg इक्वल टू बोलते हैं 1000 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि अर्थ से जो सन तक की डिस्टेंस है उसको हम लोग एक यूनिट या सिस्टम के टर्म्स में गेट करते हैं, दैट इज 1 आर्म्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1496000 किलोमीटर। ये काफी डिस्टेंस है जिसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। लाइट ईयर एक और फॉर्म ऑफ सिस्टम है जिससे हम लोग ये गेट कर सकते हैं कि जो लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, और वो अप्रोक्सीमेटली होता है 10 ट्रिलियन किलोमीटर के। ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसको तब यूज किया जाता है जब हम लोग नियरेस्ट गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं। कुछ और हायर वैल्यूज हैं, जैसे अगर मैं बहुत स्मॉलर वैल्यूज की बात करता हूं, वो है अगर एटॉमिक लेवल तक यूज किया जाता है, जैसे 1 फेर्मी की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -15 मीटर,
1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दैट इज, अब ये 1 एंगस्ट्रॉम कहां यूज होता है, पीछे हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ी है और ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम और एस्ट्रोनॉमिकल में डिफरेंस है काफी, ये एटॉमिक रेडियस वगैरह को यूज करने के लिए मेजर किया जाता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा ट्रिलियंस में है, और 1 पारसेक की वैल्यू दैट इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास के बारे में हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं पहले से। मास की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। मास को हम लोग दो टर्म्स में कैरेक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। अब नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास? ग्रेविटेशनल मास, इफ ए put an object in a gravitational field it respond with a gravitational mass। जो ग्रेविटी की वजह से हमें किसी बॉडी का मास मिलता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूं और वो हमें रिस्पॉन्ड करे विद दिस पुश, दैट इज विल बी इनर्शियल मास। m इक्वल टू w अपॉन g होता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल मास, एंड m इक्वल टू f अपॉन a होता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर द इनर्शियल मास। अब डिटेल में ये समझते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज बीम बैलेंस। बीम बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेट रखा जाता है और राइट हैंड साइड में वो चीज रखी जाती है जहां पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। अब उससे पहले ये चेक करना जरूरी है कि दोनों प्लेट्स या दोनों बैलेंसेस इक्वल हैं या नहीं विद द स्ट्रिप। इससे हम लोग ये गेट करते हैं कि इक्वल है। आफ्टर गेटिंग द इक्वल व्हाट वी डू कि यहाँ पे एक मेजर रखते हैं वैल्यू, और यहाँ पे उस वैल्यू को रखा जाता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। अब दोनों की मेजरमेंट, अगर मुझे इसका मेजर की वैल्यू पता है दैट इज ये 1 kg है, और अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट का वेट नहीं पता है दैट इज अननोन, तो मैं जब तक उसको वहां पे पुट अप करूंगा तब तक दोनों बैलेंस इक्वल ना हो जाए। अब जैसे ही दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, दैट विल कि वो ऑब्जेक्ट जो नोन था वो किसके इक्वल हो चुका है, 1 kg के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट भी कितने हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, 1 kg। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को सबसे इजीली जो हम लोग मेजर करते हैं बीम बैलेंस से करते हैं। आजकल बहुत मार्केट में न्यू टाइप्स के मेजरमेंट डिवाइसेस आ चुके हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, जो ज्यादा प्रिसाइज है कंपैरिजन टू दीज, बट अभी भी ये सिस्टम यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसको निकालते कैसे, सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लेफ्ट पेन अगर मैं बोलता हूं mga, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन राइट पेन अगर मैं बोलता हूं mwa, तो अगर मैं a से a को कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ वेट ऑन द राइट पेन। ये तब होता है जब दोनों इक्वल से दोनों वेट एक दूसरे के इक्वल आ जाए। अब नेक्स्ट इज हाउ वी मेजर इनर्शियल मास। इनर्शियल मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सी अब यहाँ पे इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए क्या क्या गया है, अ पेन is clamped on the top of table, the body whose mass is to be measured is to placed on the tab। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक टेबल के ऊपर हम लोग एक क्लैंप को यूज करते हैं और उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वो मास रखते हैं जिसको हम लोगों को मेजर करना है। नाउ द पेन इज डिस्प्लेस एंड देन इज रिलीज। पेन को हम लोग पहले डिस्प्लेस करते हैं फिर रिलीज कर देते हैं। बाय डूइंग दिस वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन इट। अब जैसे ही अगर मैं इसको क्लैंप को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो ये वाइब्रेट होने लगेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने एक रूलर स्केल ले लिया और स्केल को मैंने हिट किया, तो स्केल थोड़ी देर तक क्या करती है, वाइब्रेट होती है, अप डाउन वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है। अब उस वाइब्रेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम। नाउ लेंथ ऑफ अ पेन इनटू टोटल मास ऑफ अ पेन एंड द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एंड इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उसका मास कितना है। When we plot a graph between m and t with the help of the inertial mass of a body is obtained। इससे हमें पता चलता है कि उस बॉडी का इनर्शियल मास कितना है। और एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास थोड़ा सा वेरी करता है एज कंपेरिजन टू द स्टेशनरी, बट उसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट उसके वाइब्रेशन को हम लोग मेजर करके उसका इनर्शियल मास गेट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करता हूं बहुत छोटे मास की जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास, उसको अगर मेजर किया जाए तो वो कितना होता है। तो 1 एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है दैट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड एटम ऑफ कार्बन एट रेस्ट एंड इट्स ग्राउंड स्टेट इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब कार्बन यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज वो एक स्टेबल और एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास वेरिएशन हमें नहीं देता है। दैट्स वाई जब अगर मैं कार्बन को उसके ग्राउंड स्टेट में और उसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसमें इंक्लूड करके कैलकुलेट करता हूं तो मुझे वहां पे वैल्यू मिलती है दैट इज 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। ये वैल्यू होती है एक एटॉमिक मास यूनिट की। कुछ यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो होता है 10 टू द पावर -30 kg, प्रोटॉन का 10 टू द पावर 27 kg, यूरेनियम एटम दैट इज अ रेडियोएक्टिव दैट इज 10 टू द पावर -25, रेड ब्लड सेल का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 10 टू द पावर -30 kg, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं आसपास हमारे उसका मास होता है दैट इज 10 टू द पावर -9, रेन ड्रॉप का होता है 10 टू द पावर -6, एक मॉस्किटो का भी वेट होता है दैट इज 10 टू द पावर -5, एक ग्रेप का अगर मैं वेट मेजर करता हूं तो वो होता है 10 टू द पावर -3, ह्यूमन का वेट 10 टू द पावर 2, ये बहुत ज्यादा है वैसे बट ठीक है 100 किलो तक लोग होते हैं। नाउ ये वेरी भी करता है, डिपेंड करता है आप क्या खा पी रहे। ऑटोमोबाइल दैट इज 10 टू द पावर 3, एयरक्राफ्ट का जो वेट होता है टन्स में होता है, मोर देन टन्स भी कभी कभी होते हैं वो, दैट इज 10 टू द पावर 8, मून का जो वेट है वो है 10 टू द पावर 23, काफी हैवी है मून, और अर्थ का मास है दैट इज 10 टू द पावर 25, सन इज मोर हैवियर देन अर्थ एंड मून दैट इज 10 टू द पावर 30, मिल्की वे का जो अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने वेट कैलकुलेट किया है वो है 10 टू द पावर 41, बहुत ज्यादा है ये। और ऑब्जर्वेबल अगर मैं पूरे यूनिवर्स को वेट में कैलकुलेट कर दूं तो वो आएगा 10 टू द पावर 55 kg। नेक्स्ट इज हाउ वी मेजर टाइम। अब टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल से मेथड्स हैं जो कि हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। पहले टर्म्स में हम लोग जो यूज किया करते थे वो आवर ग्लास होते थे जो बहुत फेमस है, इसमें रेत भरी होती है एक साइड में और दूसरे साइड में एक ब्लैंक होता है, तो जब 1 आवर कंप्लीट होता है तो ये पूरी सैंड इसके अंदर आ जाती है, अब उसको हम लोग 1 आवर बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है पेंडुलम, पेंडुलम एक सर्टेन टाइम के टर्म्स में मेजर किया जाता है। दूसरा सनडायल, सनडायल वगैरह तब यूज किए जाते थे जब हम लोग ने टाइम को थोड़ा सा मेजर करना स्टार्ट किया था प्रिसाइजली। आफ्टर दैट व्हाट वी यूज इज जो हम लोग वॉच यूज करते हैं। दूसरा स्टॉप वॉच थोड़ी सी प्रिसाइजली टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं आजकल मार्केट में जो और थोड़ा सा टाइम को मिनट सेकंड। तो डिजिटल क्लॉक में फायदा ये होता है कि हम लोग आवर्स को फिर मिनट देन सेकंड, अब इतना प्रिसाइज हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जनरली हम लोग जो आवर्स ज्यादा टर्म यूज करते हैं या मिनट, बिकॉज सेकंड में कोई भी वर्क या टाइम पीरियड को हम लोग मेजर नहीं करते हैं अपने डेली लाइफ के वर्किंग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बहुत प्रिसाइज टाइम के लिए कि 1 सेकंड कितना होता है, क्योंकि हम लोग अगर मैं मिनट को कन्वर्ट कर दूं तो 1 मिनट इक्वल टू आएगा हमारे पास सेकंड समथिंग। अब 1 सेकंड कितना होता है उसको मेजर करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 1 सेकंड दैट इज द टाइम नीडेड टू 192631770 vibration of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of a ground state cesium 133 atom। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक सेकंड को डिफाइन करने के लिए। ये एक मॉडर्न तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि सेशियम 133 एटम के एनर्जी लेवल्स में जब एक इलेक्ट्रॉन या उसका रेडिएशन जो वाइब्रेट करती है वो कितने टाइम्स करती है, दैट इज 9192631770 वाइब्रेशंस। अब इसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक वैल्यू देता है दैट इज डिफाइंड एज अ 1 सेकेंड। अब सेशियम क्लॉक जो कि वर्ल्ड में सबसे प्रिसाइज क्लॉक मानी जाती है जिसको हम लोग एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। अब ये एटॉमिक क्लॉक हम लोग यूज करते हैं फॉर अवर मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसी के हिसाब से हमारी वर्ल्ड क्लॉक भी चलती है और जितने भी हम लोग वर्क करते हैं इसी टर्म्स में है। अब ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है। दिस क्लॉक कैन रन 30 lakh years before the reading differ in 1 second. They are used to measure the time interval of 10 to the power -12। ये इतना प्रिसाइज है। अनसर्टेनिटी अगर मैं क्लॉक की एटॉमिक क्लॉक की बात करता हूं तो वो आता है 1 × 10 to the power -30। नंबर ऑफ सेकंड इन अ ईयर जो होते हैं हमारे पास इतने होते हैं। और अगर मैं लॉस और गेन ऑफ एटॉमिक क्लॉक की बात करता हूं तो वो हमारे पास आता है 3 माइक्रोसेकंड पर ईयर। तो एक सेशियम क्लॉक इतना प्रिसाइज होता है कि हमारा जो उसमें लॉस और गेन आ रहा है वो बहुत माइन्यूट आता है, दैट्स व्हाई वी रिड्यूस इट। तो सेशियम क्लॉक यहाँ पे डायग्राम में देखो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम होता है जिससे हम लोग टाइम को प्रिसाइजली मेजर करते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड है जिससे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, दैट इज डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हाउ वी नो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पुराना है।
इसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है, दैट इज नोन एज डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. नाउ डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जनरली क्या होता है, लाइफ स्पैन ऑफ many elementary particles range from 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 20 seconds. अब ये जो लाइफ स्पैन होता है इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस टाइम पीरियड कैन बी मेजर्ड बाय स्टडिंग द डिके ऑफ दिस पार्टिकल थ्रू द फोटोग्राफिक इमेजेस. फोटोग्राफिक इमेजेस से जब हम लोग मैथ के थ्रू कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को, तो हमें पता चलता है कि उसका एलिमेंट का कितना डिकेइंग प्रोसेस हुआ है. इसी तरीके से हम लोगों को अगर कोई 1000 ईयर्स अगो कोई भी फॉसिल मिलता है तो उसकी रेडिएशन से हम लोग ये चेक करते हैं कि उसने अपना कितना एनर्जी डिके किया है. डिके वर्ड का मतलब होता है एनर्जी लूजिंग. रेडिएशन के टर्म में जो एलिमेंट्स करते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो 1000 ईयर्स अगो का है या नहीं है. अब कुछ यहाँ पे टाइम मेजरमेंट देखते हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं. फर्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ अ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल. अगर एक मैं लाइफ स्पैन की बात करता हूं, अनस्टेबल पार्टिकल वो होते हैं जो अपने में से कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते रहते हैं. इन शॉर्ट आई कैन से दैट रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स, दैट इज 10 to the power minus 24 सेकेंड. टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस. टाइम जो लाइट को क्रॉस होने में लगता है एक न्यूक्लियर डिस्टेंस को, दैट इज 10 to the power minus 22. We can measure that also. Period of X-ray, that is 10 to the power minus 19. Period of atomic vibration, that is 10 to the power minus 50. Period of light wave, that is 10 to the power minus 50. दोनों में सेम है. Periodic vibration of atomic और period of a light wave, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है. Lifetime of a excited atom, state of an atom, that is 10 to the power minus 8. Period of a radio wave, that is 10 to the power minus 6. Period of a sound wave, that is 10 to the power minus 3. Wink of a light, that is 10 to the power minus 1. अब हमारी जो आइज की विंकिंग है वो होती है 10 to the minus 1 में. टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, दैट इज 10 to the power 0. ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून, दैट इज 10 to the power 0. ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन, दैट इज 10 to the power 2. टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, दैट इज 10 to the power 4. रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, दैट इज 10 to the power 5. Rotation and revolution of period of the moon, that is 10 to the power 6. Rotation and period of earth, that is 10 to the power 7. टाइम को अर्थ को ज्यादा टाइम लगता है रोटेट और रोटेशन ऑफ अर्थ में, that is period of the earth. Travel time of the light from nearest star, that is 10 to the power 8. सोचो लाइट को भी आने के लिए नियरेस्ट स्टार से, जो हमारे नियरेस्ट स्टार है हमारे मून के सन के पास, that is प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसको भी इतना टाइम लगता है हमारे तक पहुंचने के लिए. एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन, दैट इज 10 to the power 9. एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड, जो कि अर्थ पे सबसे वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक है, दैट इज 10 to the power 11. टाइम सिंस डायनासोर एक्सटेंट, जो टाइम डायनासोर का एक्सटेंट हुए हो चुका है, दैट इज 10 to the power 11. एंड एज ऑफ यूनिवर्स है हमारे पास 10 to the power 16. मैं इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करने चाहूंगा. पहला पॉइंट, हमारे अर्थ को बने जो टाइम हो चुका है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ये हमें कैसे पता चला? इसको हम लोगों ने दैट इज डिके प्रोसेस से हम लोगों ने ये गेट किया कि अर्थ की एनर्जी कितनी डिके हो चुकी है, कितनी पुरानी. दैट इज बाय हेल्प ऑफ डिकेइंग वी मेजर दैट अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. और हमारे सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स को बने दैट इज 13.5 और आई कैन से 14 बिलियन ईयर्स अगो हो चुका है. आफ्टर बिग बैंग इतना टाइम बीत चुका है. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट टाइम, लेंथ एंड डिस्टेंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, thank you.